स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार हमें दो सेट बनाने हैं, जिसमें एक है मेन सेट और एक होता है सेकंड सेट। तो उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये भी कहा था कि एक बार विस्तृत आवेदन को भर कर भी बता दीजिए कि किस प्रकार बताना है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको विस्तृत आवेदन किस प्रकार भरना है। तो अभी भी 2/3 जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अभी भी बाकी है, यानी कि इस महीने के अंत 31 मार्च तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी भी होना है। तो वे सभी विद्यार्थी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी बाकी है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आपको ध्यान से देखना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जैसा कि कमेंट बॉक्स में विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर मेरे पास RACIT अभी तक नहीं है, तो उसका लिए क्या करना है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई भर्ती होती है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी कोई भर्ती आती है तो उसमें आप एग्ज़ाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, आपकी क्वालिफ़िकेशन पर। तो जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन होती है उसके आधार पर ही आप एग्ज़ाम दे पाते हैं। अब आपने फॉर्म में भरते समय जो RACIT लिखा था, लेकिन जो एग्ज़ाम की डेट थी, आपकी एग्ज़ाम की डेट क्या थी, 23 और 24 अक्टूबर। अगर उससे पहले आपकी RACIT कंप्लीट नहीं हुई है तो आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात है, यानी कि आपके दिक्कत हो सकती है और होगी भी, क्योंकि जब पहले मेरा कभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तब मैंने जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया था, उस समय जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, एक व्यक्ति अंदर आता है और उसने पूछा था कि बाहर एक महिला आई हुई है, उसका RACIT जो है एग्ज़ाम हो चुका है लेकिन रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, तो उसका अब आगे क्या होगा। तो उस व्यक्ति ने जो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ यही कहा था एक शब्द कि वो बाहर होंगी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं तो उसमें मैं डायरेक्ट ये तो नहीं कह सकता हूँ कि आप बाहर होंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह देता हूँ कि उसमें जो है रिमार्क लगेगा। आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो जैसे ही वो आपके दोनों सेट अपने पास रख लेते हैं, उसके बाद एक पेज होता है, उसमें आपके साइन भी करवाए जाते हैं और सामने वो अपने हाथों से एक रिमार्क लिख देते हैं। अगर कोई रिमार्क जैसा होता है तो वो लिखते हैं, अगर नहीं होता है तो उसे खाली छोड़ दिया जाता है। अगर उस रिमार्क में यह लिख दिया जाता है कि आपकी RACIT कंप्लीट नहीं हुई है, तो एक तरीके से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि RACIT बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही आपकी डिग्री भी होनी चाहिए, क्योंकि जो उसमें लिखा गया था कि एग्ज़ाम की डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन पूरी हो जानी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, आपके नाम में गलती है, आपके रोल नंबर में गलती है, आपके डेट ऑफ बर्थ में गलती है, आपकी कैटेगरी में जो है परिवर्तन है, या फिर आपका आय प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना है, इन सब चीज़ों के लिए तो सॉल्यूशन होता है। लेकिन जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो भी भर्ती होती है वो क्वालिफिकेशन पर ही बेस होती है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है उसी आधार पर जो है ये भर्तियाँ होती है। तो इसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और आगे से आप ध्यान रखिए कि अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं हुई है, तो उस एग्ज़ाम को आप नॉलेज के तौर पर दीजिए, कि उसमें यह नहीं कि इसमें मुझे जो है सिलेक्शन करना ही है, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन अभी तक पूरी नहीं हुई है तो आप उसके लिए नहीं कर सकते हैं। फिर भी आपको एग्जाम देना चाहिए, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़ सकता है। तो ये तो हुई सामान्य सी बात जो मैंने आपको बताई है कि अगर अभी तक आपकी RACIT या डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाली जो भर्तियाँ हैं उनके लिए आप तैयारी करिए। और इसके अलावा जितने भी कमेंट आए थे मैंने उन सबका आंसर दिया है। तो आपका भी जो अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर भी मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो जितने भी मेरे पास क्वेश्चन आए थे या जो कमेंट बॉक्स में आए थे, उन सभी का जवाब मैंने दिया है और वो सभी जवाब उन्हें सही भी लगे हैं। तो आपको जो मैं जवाब बताता हूँ वो आपको ज़रूर करना है। और जो पहले वाले वीडियो आए थे उसमें मैंने आपको बता दिया था कि दोनों सेट कैसे बनाने हैं, उनको कैसे सेट करना है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होगी, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगेंगे, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिए थे। तो जो भी नए विद्यार्थी हैं पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर जो मैं आज बताने वाला हूँ ये आपने कई दूसरे चैनल पर जो कई वीडियो में देख लिए होंगे, तो सेम वैसा ही है, कोई अलग नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान से देखिएगा इसको भरने में। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब भी आप ये विस्तृत आवेदन निकालें, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने निकाल लिया है और भर भी लिया है, लेकिन जब भी आप निकालें तो कम से कम 4 सेट आपको ज़रूर निकालने हैं, इनकी 4 कॉपी निकालनी है। क्योंकि आप सिर्फ 2 कॉपी मत निकालिए, क्योंकि कई बार गलती हो जाती है और हमें कोई भी गलती ऐसे जो हम काट देते हैं या वाइटनर कर देते हैं, ऐसी चीज़ इसमें बिल्कुल नहीं करनी है। तो आप पहले से ही जो है कम से कम 3-4 कॉपियाँ आप इसकी निकाल के रखिए, ताकि कोई गलत हो जाए तो आप तुरंत उसे वापस भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये विस्तृत आवेदन है, इसकी आपको 2 कॉपी यानी कि 2 कॉपी भरनी है इसके। और इसमें कैसे सेट करना है वो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया है कि सेट इसके पीछे किस प्रकार लगेंगे। सबसे पहले आपका आवेदन पत्र लगेगा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी, जो भी है उस प्रकार से। तो हमने यहाँ पर एक जो है कोई नाम ले लिया है, जैसे राकेश कुमार शर्मा, ये कोई अभ्यर्थी है, ठीक है दोस्तों, ये मैंने अपनी तरफ से लिया है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले ये है मेन सेट, और इस मेन सेट पर लगेगा एक पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये का। तो यहाँ पर जो है स्टेपल हो जाएगा, इस प्रकार ऊपर आ जाएगा ऐसे, जो आपका
पोस्टल ऑर्डर होगा वो इस प्रकार आ जाएगा 100 रुपये का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर तो आपका लगेगा पोस्टल ऑर्डर, यहाँ पर आपका फोटो लगेगा और फोटो के ऊपर इस प्रकार एक क्रॉस साइन होंगे। आपको याद रखना, आपको साइन जो है क्रॉस करने, यानी कि इतने में जो है ये फोटो आ जाएगी और इसके ऊपर आपको साइन कर देने हैं जो भी आपके सिग्नेचर हैं। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आपका रोल नंबर आएगा। यहाँ पे मैंने कोई सा भी रोल नंबर ले लिया है 3352 121, आपको जो भी है वो इसमें पढ़ना है। आवेदन पत्र क्रमांक, यानी आवेदन जो आपने आवेदन किया था एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर आपका आवेदन पत्र लिखा होगा और वो आपके पास नहीं है तो भी आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड पे भी ये लिखा हुआ है। इसके बाद जो आप पोस्टल ऑर्डर लगा रहे हैं उसमें इस प्रकार का एक नंबर होगा, वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद अगर बात करें विज्ञापन संख्या, तो विज्ञापन संख्या ध्यान रखिए 03/2019 स्लैश है बीच में 03/2019। पद कोड क्रम संख्या, इसको आपको छोड़ देना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, काटना भी नहीं है कि क्या पता आप इसे ऐसे काट दें, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको नहीं काटना है। पद का नाम आपको पटवारी रखना है, विभाग का नाम राजस्व मंडल आपको रखना है। इसके बाद बात करें आरक्षण वर्ग, अगर हम बात करें आरक्षण वर्ग में अगर आप सामान्य से हैं तो यहाँ पे ऊपर नाम था राकेश कुमार शर्मा, हो सकता है वो EWS से भी हो, लेकिन हमने उन्हें सामान्य में लिया तो सामान्य में आपको राइट करना है, बाकी सब में आपको क्रॉस कर देना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो इतने छोटे डब्बे बने होते हैं इसमें आपको क्रॉस लगाना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे डब्बों में आपको क्रॉस कर देना है। इसके बाद नीचे आते हैं तो मूल निवास, ये जो आपको मूल निवास में देख के भर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको भरना है मूल निवास में जैसे राज्य आ जाएगा राजस्थान, जिला डूंगरपुर, मैंने अपने मन से भर दिया है, तहसील खेरवाड़ा। अन्य टिप्पणी में यहाँ पर आप अपना गांव का नाम लिख सकते हैं, गांव और ऐसे स्लैश लगा के डैश लगा के आगे आप कर सकते हैं। जन्म स्थान आपका जहाँ पे भी जन्म हुआ है, अगर आपके पास नहीं है ऐसा कोई जो बर्थ सर्टिफिकेट तो आप जन्म स्थान में वही भर दीजिए जो आपका मूल निवास है। इसके बाद अगर आप महिला हैं तो महिला में आप क्या है, अविवाहित है, विवाहित है, विधवा है या जो है तलाकशुदा है, तो यहाँ पे आप जो भी है वो साइन कर दीजिए। तो ये महिला नहीं थी, ऊपर थे राकेश कुमार शर्मा, तो यहाँ पर महिला नहीं है तो यहाँ पे हमने सब पे क्रॉस कर दिया। विशेष योग्यजन अगर आप कोई हैं, दृष्टिहीन है तो उसमें राइट कीजिए, अल्प दृष्टि में जो भी आपकी कैटेगरी है जो भी है उसमें आपको यहाँ पर राइट करना है, बाकी सब में क्रॉस करना है। एक बात ध्यान रखिए, बाकी सब चीज़ों में क्रॉस कर देना है। इसके अलावा अगर आप कोई एक्स सर्विसमैन है, सेवारत कर्मचारी जैसे कोई हैं तो वहाँ पर आपको जो है राइट कर देना है, और नहीं है तो आपको उन सबको कट कर देना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर जो शुरू होता है आवेदक का पूरा नाम, तो आवेदक का पूरा नाम है राकेश कुमार शर्मा, आपका जो भी नाम है वो आपको लिखना है, और साथ में जो भी है आप श्री यहाँ पे टिक लगा देना है। इसके बाद जो आप मिस्टर नीचे, अब आपको अपना पूरा नाम जो है कैपिटल लेटर में लिखना है, इंग्लिश में राकेश कुमार शर्मा कैपिटल लेटर में हो गया। अब जो है मोहनलाल शर्मा इनके पिता का नाम है, तो ये आ गया है। माता का नाम गायत्री देवी है, इस प्रकार। यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है 19 जुलाई 1998, तो ये मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ले ली। यहाँ पे जितनी भी जो भी डिटेल दी गई है वो मैंने अपने मन से लिखी है। ठीक है, विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु, तो आप याद रखिए यहाँ पे क्या लिखना है, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म उठाइए जो आपने भरा था, एप्लीकेशन जब भरी थी तब एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी एक लिखी गई होगी 22 साल 5 महीने 14 दिन जो भी है, तो ये उसमें लिखा गया है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अगर आप नहीं लिख पाते यानी कि आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, जो भी है आप उसमें नहीं लिख पा रहे हैं, तो एक चीज़ कीजिए, आप गूगल खोलिए, उसमें एज कैलकुलेटर लिखिए, वहाँ पर एक तरफ आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखिए और एक तरफ जो विज्ञापन, जो अंतिम जो विज्ञापन निर्धारित तिथि थी वो लिखनी है। निर्धारित तिथि इसमें थी 1 जनवरी 2020, तो उसके बीच में आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा, वो इतना ही रहेगा। नागरिकता भारतीय है तो भारतीय लिख दीजिए, हिंदू धर्म जो भी है, और वैवाहिक स्थिति आप क्या है, वैवाहिक स्थिति में जो भी है वहाँ पर आपको इस प्रकार करना है। और यहाँ पर मैंने आपको एक करके बताया कि अगर आप ऐसे कट कर देते हैं तो उसको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आप दूसरा फॉर्म भरिए वापस से, अगर ऐसा कोई भी आपसे गलती हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको इस प्रकार कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वो अविवाहित है तो वहाँ पर राइट कर दीजिए, बाकी सब जगह आपको क्रॉस करना है। मैंने पहले कहा इतने छोटे छोटे डब्बे हो उसमें आपको क्रॉस लगा देना है। चलते हैं अगले पेज पर। अगला है विवाह विवरण, तो अभी हमने ऊपर लिखा है कि अविवाहित है, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से कर देना है कि कुछ भी नहीं है, और बाकी सब में पति पत्नी का नाम अविवाहित है तो यहाँ पर सब चीज़ें क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। लेकिन अगर विवाहित है तो विवाह का विवरण विवाहित होने की स्थिति में, ठीक है, आपके अगर पति हैं तो पति का नाम, पत्नी का नाम जो भी है, विवाह तिथि किस तारीख को आपकी शादी हुई थी, विवाह स्थान आपकी शादी का स्थान क्या था। ठीक है दोस्तों, आपका ससुराली होगा तो विवाह स्थान वहाँ पर आ जाएगा। पंजीयन संख्या और पंजीयन स्थान जहाँ पे आपने पंजीयन करवाया था वो है पंजीयन अधिकारी। ठीक है, जहाँ पे पंजीयन अधिकारी का नाम आ जाएगा तो वो सब आपको कौन थे पंजीयन अधिकारी वो आपके उसमें लिखा गया होगा तो उनका नाम आपको लिख देना है। संतान विवरण, विवाह होने की स्थिति में आपकी कितनी संतान है। ठीक है, जीवित पुत्र पुत्री का नाम वगैरह ये जो भी है आप इसमें भर सकते हैं, ये आपकी खुद की डिटेल होगी, आपके जो भी है वो आप इसमें भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने लिया है उनकी शादी नहीं हुई है तो उनके कोई बच्चे भी नहीं है और ऐसा यहाँ पे भर दिया है। कुल संतान संख्या अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको यहाँ पे क्रॉस कर देना है।
अब यहाँ पर जो चीज़ आती है वो आती है पत्र व्यवहार का पता। पत्र व्यवहार का पता आपको वो लिखना है जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं, यानी कि जब भी आपके पास अगर कोई चीज़ आती है तो आप उसके लिए उपलब्ध रहें, वो चीज़ आपको लिखनी है। तो मान लीजिए राकेश कुमार शर्मा जी थे, इनका गांव जो था वो था डूंगरपुर में, लेकिन ये जयपुर में कहीं रहते हैं, तो उन्होंने जो पत्र व्यवहार का पता है अपना जयपुर का दे दिया है। तो आप जो भी हैं आपका वो पता आप यहाँ लिखिए। स्थायी निवास का पता वो लिखिए जो आपके मूल निवास में है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 तरीके के एड्रेस चलते हैं, एक वो जहाँ पर आप रहते हैं वर्तमान में। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो यहाँ आप लिखिए, क्योंकि जो लोग बाहर जिलों जो शहरों में किराए पे रहते हैं उनका एड्रेस चेंज होता रहता है। तो आधार कार्ड आज से 10 साल पहले बना तो ज़रूरी नहीं कि वो अभी भी वही रहते हो। तो यहाँ पर आपको वही एड्रेस लिखना है। ऐसा नहीं है कि मेरे आधार कार्ड में एड्रेस है वही लिखूँ क्या, तो अगर आप वहीं पर रहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रहते हैं तो आपको वो पता लिखना है जहाँ पर आप मिल सकते हैं अगर कोई मतलब कुछ भी अगर आता है। स्थायी निवास का पूरा पता मूल निवास वाला लिखिए जो आपके मूल निवास में लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि जो है शादी हो गई थी, यानी कि पुराना मूल निवास बना हुआ था खुद के गांव का, लेकिन उनकी शादी हो गई थी, शादी होने के बाद उन्होंने मूल निवास चेंज करवाया था, मतलब दूसरा बनवा दिया था, लेकिन अब उनका तलाक हो चुका है, तो अब कौन सा मूल निवास लगाना है। तो तलाक हो गया है तो वहाँ से आपका कोई मतलब रहा नहीं, तो अब आपको वो वाला मूल निवास लगाना है जो आपके पास सबसे पहले बना हुआ है, ठीक है। तो वो वाला आप लगा दीजिए उसमें। यहाँ पे स्थायी निवास में आपको मूल निवास बनाना है। अब आपकी आती है शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पर आपको दिख जाएंगे मैट्रिक, हाई स्कूल 10वीं के लिए, ये 12वीं के लिए, ये ग्रेजुएशन वाला है, ये कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है उनके लिए, डिप्लोमा, अन्य कोई उपाधि है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपको सिर्फ ये ऊपर पढ़ना है। इस फॉर्म में जो आप फॉर्म भर रहे हैं इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है और बढ़ना है, तो आप अपने आप ही इसे भर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है 10th परीक्षा जो उत्तीर्ण की है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 10th भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन माध्यमिक परीक्षा लिखिए, ठीक है, सही रहेगा। प्राप्तांक कुल अंक मान लीजिए 600 में से 476 इन्होंने प्राप्त किए थे। परसेंटेज बनी 79.33। श्रेणी कौन सी, तो फर्स्ट जो आती है प्रथम श्रेणी वो है। इन्होंने 2013 में पास की थी, 2013। ऐच्छिक विषय यहाँ पे आप लिख दीजिए ऑल, इंग्लिश में भर रहे हैं तो ऑल लिख दीजिए, ऑल सब्जेक्ट, और हिंदी में लिख दीजिए सभी विषय। वैसे हिंदी में भरिए तो ज़्यादा बढ़िया है। कोर्स की अवधि कितनी, तो 1 साल, अपने 10th जो है वो 1 साल की थी। रोल नंबर आपका ये रोल नंबर आ जाएगा। आप इसको इसी प्रकार लिखिए, टेढ़ा तो सही रहेगा क्योंकि सीधे में ये नहीं आएगा पूरा, तो आप इसे एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं। बोर्ड कौन सा था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान था। जो जिनका जो भी बोर्ड था वो अपने आप जो मार्कशीट है उसके ऊपर देख सकते हैं कौन सा बोर्ड है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। रोल नंबर क्रमांक जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पे आपको लिखना है, ये आपको आपकी मार्कशीट के ऊपर जो है इतने मिल जाएंगे। इसके बाद आती है 12वीं को हम बोलते हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा, तो यहाँ पर वो आ जाएगा। यहाँ पर 500 नंबर का पेपर हुआ करता था, तो 422 आए थे इनके, तो इनकी परसेंटेज बनी 84.40 और श्रेणी प्रथम रही। 2013 में इन्होंने 10वीं पास की है, तो 2015 में इन्होंने 12वीं पास की है। 12वीं में ऐच्छिक विषय आपको वो लिखने जो आपके ऐच्छिक थे, यानी हिंदी और इंग्लिश के अलावा जो विषय थे वो आपको यहाँ लिखने। तो इन्होंने जो है PCM थी इनके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है, 12th साइंस से की थी, तो वो यहाँ पे आ गया। 12वीं 1 साल में की है, ये यहाँ पे है, ये आपका रोल नंबर आ जाएगा। वही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और आपका जो क्रमांक है आपकी मार्कशीट के ऊपर जो क्रमांक लिखा है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब एक ग्रेजुएशन की बात है, ग्रेजुएशन इन्होंने क्या किया, स्नातक किया, यानी कि ग्रेजुएशन किया, ठीक है। इन्होंने बीटेक किया है, तो बीटेक 8 सेमेस्टर होते हैं, इनके 8000 में से नंबर आते हैं, तो 8000 में से इनके 54 नंबर आए थे, यानी कि इनकी परसेंटेज बनी 67.80। यहाँ पे आपको अपना लिखना है। और यहाँ पे उनके प्रथम श्रेणी रही। 2019 में उन्होंने पास की थी, क्योंकि ये 4 साल का कोर्स होता है, तो 2015 से 2019 4 साल का कोर्स हो गया, 4 वर्ष यहाँ पे आ गया। कंप्यूटर साइंस इनके पास थी, आपके पास कुछ और हो सकता है वो आपको लिखना है। अगर आपने BA किया है, जो भी किया है उनकी जो है यहाँ पे आपको डालनी है। रोल नंबर आपका ये हो जाएगा 15 EMTCS 019 समथिंग। और कहाँ से किया है, तो यहाँ पे आपको आपकी यूनिवर्सिटी भर देनी है। RTO कोटा से किया है, तो कोटा है आपकी जो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। आपका कोई कॉलेज रहा है तो वो कॉलेज आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो डिग्री थी, मतलब जो आपके जो फाइनल मार्कशीट आई थी उसका जो आपका ऊपर नंबर आ जाएंगे। जो आपकी फाइनल मार्कशीट आई थी जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी ईयर या सेमेस्टर के जो थे टोटल जो नंबर आए थे उसका क्रमांक यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल या भर दीजिए, नहीं तो बाकी सब में क्रॉस कर देना। जो आप खाली छोड़ रहे हैं उसमें क्रॉस करके आइए, ठीक है, ऐसे क्रॉस कर देना है आपको। डिप्लोमा भी नहीं किया है तो क्रॉस कीजिए। अन्य कोई उपाधि है तो अपने पास RSCIT है, RSCIT में 70 नंबर आए थे 100 में से, तो 70% हो गए। प्रथम श्रेणी थी 2014 में, जब ये 11वीं में थे तब इन्होंने उसके साथ ही जो RSCIT कर ली थी। कंप्यूटर जो इनका सब्जेक्ट था
और 3 माह यहाँ पे आ जाएगा। कितना है, 3 माह का होता था तो 3 महीने का था। कहाँ से हुआ था, तो वर्धमान जो है महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से था। रोल नंबर यहाँ भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रोल नंबर आपको अगर याद हो तो भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लर्नर कोड अगर आप इसमें भरेंगे तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है तो वो इसमें नहीं आएगी। और जो रोल नंबर क्रमांक यानी कि सीरियल नंबर आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएगा। मैं आपको अभी भी कह दूँ कि जो अगर आपकी RSCIT कंप्लीट नहीं हुई है तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। RSCIT का रिजल्ट आपके एग्ज़ाम डेट 23-24 अक्टूबर से पहले का होना चाहिए। आपकी डिग्री भी 23-24 अक्टूबर से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे भी भरने वाले हैं, ठीक है, आगे भी जो ऑप्शन आने वाले हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताइए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन विवरण, अगर आपने मेडिकल, पैरामेडिकल काउंसिल, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल किसी से भी संबंधित है तो आपको इसको इसमें भरना है। ये नहीं है तो आपको इस प्रकार क्रॉस कर देना है, यहाँ पे भी आपको ऐसे डैश लगा के ऐसे कर देना है। और साथ में ध्यान रखिए हर पेज पे आपको साइन करने हैं। यहाँ पर अनुभव की बात है तो अनुभव कोई मांगा नहीं गया है, तो आपने इस प्रकार जो इतने बड़े ब्लॉक होते हैं इनमें आपको ऐसे लाइन खींच देनी है, ठीक है, यानी कि ये खाली है। इसके बाद नाम करें अतिरिक्त विस्तृत सूचना, ठीक है, यहाँ पर भी आपको इसे खाली छोड़ देना, अगर कुछ है तो ठीक है और नहीं है तो इसको खाली छोड़ना है। यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं, जो लोग छूट चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे अधिकतम जो आयु थी 40 वर्ष थी, अब कोई 41 वर्ष 42 वर्ष का हो चुका, अगर उससे कोई छूट चाहिए तो वो उसके लिए है। और यहाँ पर आप जो है नहीं लिख सकते हैं इस प्रकार। यदि आपने अन्य कोई विशेष योग्यता, अनुभव, पुरस्कार, पदक, विजय चिन्ह प्राप्त किया हो, अगर आपने ऐसी कोई चीज़ कर रखी है तो इसमें भर दीजिए, वरना नहीं भरनी है। और अगर आप भरते हैं तो उसका जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, जो भी चीज़ है वो आपको यहाँ पर लगा देनी है। यदि आपने ऐसा कोई शोध किया है या आपकी कोई पुस्तक है या शोध पत्र प्रकाशित हो, ठीक है, तो उनके लिए जो PhD करते हैं वैसे हैं, तो नहीं है तो आपको नहीं लिख देना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, यदि आपको कभी आयोग अथवा बोर्ड द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, यदि आपको कभी किसी परीक्षा से वंचित किया गया या आपको बाहर कर दिया गया है तो उसका डिटेल आपको पढ़नी है कि किस विभाग की आपने परीक्षा दी थी, ठीक है, उस पद परीक्षा का नाम क्या था, हो सकता है आपको SI में या किसी और जो कांस्टेबल परीक्षा होती है उसमें बाहर किया गया हो तो वो आपको भरना है। किस वर्ष जो आपको बाहर किया गया तो कारण क्या था, ठीक है, ये भी आपको भर देना है। इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको साइन करने हैं। ये रहने वाले जो भी हैं आपके डूंगरपुर के, वहाँ का आपको भरना। आप जयपुर से अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं, यानी कि आप जहाँ के भी निवासी हैं आप वहीं से अगर वो कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको वो आ जाएगा। यहाँ पे आपकी जो है जिस डेट को आप कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे। हर पेज पे आपको आपके साइन करने हैं। इसके बाद आता है मेन चीज़, ठीक है। कल एक कमेंट भी पूछा गया था कि सर हम जो सेट बना रहे हैं यहाँ पर जो है इसके अनुसार चिपकाएं, या जो मैंने आपको बताया आपको उसके अनुसार चिपकाना है, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ मायने नहीं रखती है, वो जो अपने हिसाब से कर देते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तब जो मैंने जो क्या किया था, अपना जो एडमिट कार्ड था, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड और साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म था, वो मैंने सबसे लास्ट में चिपकाया था, क्योंकि इसके हिसाब से बनाया था मैंने, तो सबसे लास्ट में उसको अटेस्ट किया था। तो उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि मतलब आपका वो कहाँ पे है, यानी कि एडमिट कार्ड कहाँ है या फिर जो एप्लीकेशन फॉर्म वो कहाँ है। मैंने कहा सर सबसे लास्ट में लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो चीज़ सबसे पहले लगानी वो तुम सबसे लास्ट में लगा रहे हो। तो इस प्रकार जो है वो कह देते हैं। तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वो वापस भी करने पड़ते हैं, मतलब वापस चिपकाना है। तो इतना टाइम वहाँ पे हम क्यों वेस्ट करें। तो इससे पहले जो मैंने आपको सेट बताया वो सेट आपको तैयार करके ले जाना है। अब यहाँ पर जो आपको भरना है वो ध्यान रखिए, अंक पत्र यहाँ पर आपकी लगेगी 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट के ऊपर ये जो क्रमांक था ये हमने पहले भी भरा है अभी इसी फॉर्म में ऊपर, वही आपको यहाँ लिखना है। वो डेट क्या थी वो डेट आपको उसमें मिल जाएगी। 2013 में उन्होंने पास की थी तो 2013 की उनके पास डेट है। संलग्न संख्या 1 आपको लिखनी है। अगर आपका जो ये रिजल्ट है 10th का ये 2010 या 12 से पहले आया था तो आपकी एक उपाधि जो प्रमाण पत्र अलग से आता था, तो उसका भी आपको डिटेल भरनी है। लेकिन उन्होंने 2013 में पास की थी तो वो एक में ही आते हैं, तो उनको आपको ऐसे डैश कर देना है। इसके बाद आता है हायर सेकेंडरी इनके 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट के इनके जो क्रमांक है, यहाँ पे ध्यान रखिए रोल नंबर नहीं भरने हैं। यहाँ पर आपका जो मार्कशीट है उसके ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा हो गया, वो सीरियल नंबर ये आएगा, इसके नीचे डेट आएगी, 2 नंबर पे आपने उसे अटैच कर रखा है, मतलब 2 नंबर आपको भरना है एक तरीके से। उसका भी अगर कोई सर्टिफिकेट आया था तो वो भरना है, ठीक है, नहीं अगर नहीं है तो नहीं भरना है। अंक पत्र यहाँ पे आपको जो भी इन्होंने बीटेक की तो बीटेक के ऊपर टिक लगा दिया है। ये नंबर हमने पहले भी भरे थे, ये वो नंबर है जिसमें आपके बहुत सारे जो जितने भी ईयर थे उन ईयर का रिजल्ट एक ही जो उसमें होता है अंक पत्र में, वो यहाँ पे भरना है। उसका क्रमांक आपको भरना है, वो कब इश्यू हुआ था वो आपको भरना है, और 3 नंबर पे आपने लगाया हुआ है। इस प्रकार आपकी डिग्री यहाँ पे भरनी है आपको। डिग्री किस में मिली, बीटेक में मिली, तो ऐसे टिक करके डिग्री का जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पे आएगा, डिग्री आपकी कब इश्यू हुई थी वो आएगा, उसके आगे आपको 4 नंबर लगा देना है। इसके बाद अगर आप कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में है, वो अपने कोई उपाधि है उसकी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन है अगर तो वो उसकी जो भी है डिग्री वो यहाँ पे अंक पत्र, डिप्लोमा, उपाधि जो भी अगर आपका इसमें अनुभव मांगा नहीं गया है तो आपको नहीं भरना है।
इसके बाद हम सबसे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर मूल निवास। मूल निवास जो आपका पीले कलर का पेज है, जो ई मित्र से बन के आता था वो येलो कलर का, तो उसके ऊपर एक क्रमांक लिखा गया होता है, वो क्रमांक आपको यहाँ भरना है। वो किस तारीख को इश्यू हुआ था वो यहाँ भरना है, उसके आगे आपको नंबर लगा देने हैं। सीरियल नंबर चल रही है एक तरीके से, जो चीज़ नहीं है उसे आप छोड़ दीजिए। जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास हो, जाति प्रमाण पत्र या EWS का जो भी हो वो आपको यहाँ भरना है। उसके आगे आप चाहे तो 6 नंबर लगाइए अगर आपके पास है तो। अन्य प्रमाण पत्र में आपको यहाँ पर RSCIT भरना है। RSCIT के वही नंबर जो हमने पहले भरे थे क्रमांक, वो यहाँ पे आ जाएंगे। कब इशू हुई थी वो आ जाएगा। यहाँ पे हमने 6 नंबर लगा दिया है। इसके नीचे आपको आय प्रमाण पत्र, अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र है तो वो आपको यहाँ पर लगाना है। इसके अलावा आपके पास हो सकता है आय प्रमाण पत्र नहीं हो लेकिन कोई दूसरी चीज़ हो, आप स्पोर्ट्स से हो तो उसका कोई सर्टिफिकेट हो, आप एक सर्विसमैन हो तो उसका कोई सर्टिफिकेट हो, तो वो आपको यहाँ लगाना है। इसके पास आय प्रमाण पत्र है जो राकेश कुमार शर्मा जी है, तो यहाँ पे आय प्रमाण पत्र आ जाएगा। कब डेट हुई थी इशू, यहाँ पर जो है क्रमांक उस पर नहीं लिखा हुआ था क्योंकि एक नोटरी किया हुआ पेज होता है तो उसमें क्रमांक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन इशू डेट आपको वो लगानी है जिस दिन नोटरी हुई थी। जो नोटरी की सील लगती है उस पर लिखा गया जो डेट है वो आपको यहाँ लिख देनी है। और आगे जो ये नंबर चल रहे हैं ये चलते रहेंगे। अंतिम अध्ययन स्थान से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि आपने जो लास्ट ग्रेजुएशन की है वहाँ से आपको जो चरित्र प्रमाण पत्र मिला है वो आपको लिखना है। उस पर भी कोई जो है ऐसे सीरियल नंबर नहीं होते तो उसकी जगह छोड़ देनी है। और यहाँ पर आपको उसकी डेट लिख देनी है, किस तारीख को आप उसे लेकर आए थे, किस तारीख को वो इश्यू हुआ था, और आगे आपको नंबर लगा देना है। अगर ये जो है पूरा फॉर्म इस पूरे यहाँ तक भर जाता है 16 नंबर तक, या नीचे अब जगह नहीं है, तो अब आपके पास वो चीज़ें रह जाती हैं जो मतलब आपने 2 ऑफिसर से साइन करवाए थे, वो चीज़ें आपके पास रह गई, या कोई एफिडेविट आपने बनवाए वो रह गई है, तो कोई बात नहीं है, आपको यहाँ तक इसे भर देना है। इसके अलावा जो भी उसे आप छोड़ दीजिए। इसके बाद नीचे आते हैं, ये कार्यालय टिप्पणी है। यहाँ पर आप वो जो है जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे वो यहाँ पर साइन कर देंगे, और जो भी चीज़ होगी वो यहाँ पे उसे लिख देंगे। ठीक है, अब ये किसे भरना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसे किसे भरवाना है वो ध्यान रखिए। अपना एप्लीकेशन फॉर्म उठाइए, उसमें आपने ग्रेजुएशन के आगे क्या लिखा था, अगर आपने उसमें अपेयरिंग में लिखा था, जिन्होंने भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपेयरिंग लिखा है ग्रेजुएशन में, उन्हें ये भरवाना ज़रूरी है। सिंपल सी बात है, आपने अपेयरिंग भरा था तो आप इसे भरवाना है। ठीक है, अपेयरिंग जिन्होंने भर रखा उनको ये भरवाना है, अपने कॉलेज में ले जाना, आप इसे भर के ले जाइएगा अपने हाथ से, और वहाँ पर जाकर कह दीजिएगा सर यहाँ पे साइन कर दीजिए, तो वो कर देंगे। ज़्यादा कोई वो चीज़ नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे, यहाँ पर उनके साइन होकर उनकी जो सील होती है कॉलेज की वो यहाँ पर लग जाएगी, और इसे आपको भर के ले जाना है। नीचे आते हैं, नीचे जो है यहाँ पर अब आपको आपके अनुसार पढ़ना है उसे। अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है। आपने जो है डिग्री कंप्लीट है आपकी, ठीक है, आपका RSCIT हो रखा है। जो बीटेक वाले हैं उनके लिए RSCIT नहीं मांगा गया था। बीटेक में भी वो जिनके किसी भी सेमेस्टर में कंप्यूटर सब्जेक्ट था उनसे नहीं मांगा गया है। तो ठीक है, आपका अगर क्वालिफिकेशन हो चुकी है तो आप इसमें टिक कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस कीजिए, एक में टिक एक में क्रॉस, दोनों में क्रॉस इस प्रकार होगा। ठीक है, दोनों में टिक नहीं होंगे, दोनों में राइट कभी नहीं आएंगे, या तो एक में राइट आएगा तो दूसरे में क्रॉस आएगा, या फिर दोनों में ही क्रॉस आएंगे। अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त था या उसके बाद प्राप्त हुआ है, तो आपको याद रखना है आवेदन की अंतिम तिथि तक अगर आप थे तो राइट है, और आवेदन की अंतिम तिथि तक बाद प्राप्त हुए तो आपको यहाँ पर जो है राइट लगाना है, क्रॉस लगाना है। तो इसे आपको आपके अनुरूप पढ़ना है, जो भी आपके अनुसार है उसे आपको पढ़ना है। अनुभव नहीं मांगा गया है तो यहाँ पर आप जो है इनको क्रॉस कर सकते हैं, यहाँ पे सारे क्रॉस हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर अनुभव जैसा कुछ भी नहीं मांगा गया था, तो वो यहाँ पर चीज़ आ जाएगी। तो इसे आपको ध्यान से पढ़ के आपके अनुसार जो है इसे क्रॉस या राइट लगाना है। इसके बाद बात करें अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या थी, ये तो वही एप्लीकेशन फॉर्म में जो थी वो हमने आगे भरी थी, वही हमें यहाँ भरनी है। विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा कितनी है, क्या आयु सीमा मांगी गई थी, तो कम से कम 18 साल का व्यक्ति होना चाहिए और अधिकतम 40 साल का व्यक्ति होना चाहिए, तो ये थी। अब जो है आपको इसमें नीचे ये पढ़ना है। नीचे पढ़ने के बाद ये जो 1 2 नंबर ये स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से आपको पढ़ना है। जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वो कैटेगरी का नंबर यहाँ लिख देना है। ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है। क्या आप राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं, वो जो ऊपर राकेश कुमार शर्मा थे वो जो नहीं थे तो उन्होंने दोनों में क्रॉस लगा दिया। राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य से हैं तो उन्होंने क्रॉस लगा दिया क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, सामान्य वर्ग के हैं। ठीक है, तो उनसे मिलता जुलता यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे उन्होंने सब क्रॉस कर दिया है और यहाँ पे अपना साइन कर दिया है आवेदक के हस्ताक्षर, और पेज के अंत में भी अपना साइन कर दिया है। अब ये जो चीज़ आती है ये सबसे अंत में आती है, ये आपको नहीं भरनी है। ठीक है, ये आपको नहीं भरनी है, ये वहीं पर
जो है उन लोगों के लिए है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आवेदन पत्र स्व हस्ताक्षरित व पूर्ण प्रविष्टियों सहित प्राप्त हुआ है, यानी कि आपने हर पेज पे साइन कर रखे हैं और आप जो सब चीज़ें भर के लेकर आए हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे लगा देंगे हाँ प्राप्त हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ पे वो जो चीज़ें भरते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप अपनी तरफ से सारी चीज़ें जो हैं करके लेके जाइए, सब चीज़ों को भर के सब पेजों पे साइन करके, और जितने भी पेज आप लगा रहे हैं, जितने भी सेट में जितने भी पेज लग रहे हैं उन पर साइन करके आपको लेके जाना है। क्या हस्ताक्षरित 2 फोटो निर्धारित स्थान पर चिपकाए हुए हैं, तो आपको चिपकाना है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि फ़ोटो चिपका के उसके ऊपर क्रॉस साइन करने हैं। क्या आवेदक भरी गई श्रेणी में हेतु पात्र है, ठीक है, यानी कि जो भी आपने श्रेणी भरी कि उसमें आप पात्र हैं वो अपने आप भरते हैं, इनको आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या आवेदक वांछित अनुभव पूरा करता है, यानी कि जो क्वालिफिकेशन है वो पूरा करता है। वैसे यहाँ पे अनुभव जैसा नहीं है, ठीक है, तो ये रहा शैक्षणिक योग्यता पूरी कर ली है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 4 नंबर पॉइंट, क्या आवेदक ने निर्धारित तिथि से पूर्व शैक्षणिक योग्यता पूरी कर ली है। यहाँ पर निर्धारित तिथि से तात्पर्य है आपकी एग्ज़ाम डेट, चाहे वो 23 अक्टूबर हो या 24 अक्टूबर हो। तो अगर यहाँ पर जो है नहीं पर टिक हो जाता है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपकी RSCIT जो है वो आपकी एग्ज़ाम डेट से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, उसका रिजल्ट जो है आपकी एग्ज़ाम डेट से पहले का होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो यहाँ पर नहीं पर टिक कर देते हैं, ये बात का काम होता है, लेकिन वो अपने सामने जो एक रिमार्क पेज होता है उसमें ज़रूर लिख देते हैं। क्या आवेदक वांछित अनुभव ये हो गया, क्या आवेदक नियमानुसार आयु सीमा में है, ठीक है, आयु सीमा में ही है। आयु सीमा में छूट चाहने का कारण क्या है, अगर कोई आयु सीमा में छूट चाहता है यानी कि 40 साल से ऊपर की उम्र का है तो वो उनके लिए है। इसके बाद जो है नीचे की चीज़ें भी उनके लिए, तो एक तरीके से मैंने, और यहाँ पर वो जो अंत में साइन कर देते हैं, तो एक तरीके से मैंने आपको ये बताया कि ये फॉर्म आपको कैसे भरना है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है कि सर मेरा तो कैटेगरी अलग है, इस फॉर्म में अलग बताएंगे, तो आपको आपके अनुसार बनाना है, यहाँ बताना है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है वो एक सामान्य से व्यक्ति हैं राकेश कुमार शर्मा, उनकी जो जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है कि वो किसी जो है कैटेगरी में नहीं थे, नहीं उन्होंने PS से, नहीं स्पोर्ट्स, और ना ही कुछ चीज़ें थी, तो उनका फॉर्म जो है इस प्रकार भरा गया। और आपका फॉर्म आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और तब भरेंगे, ठीक है, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। और इसके बाद भी अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो हमारे पहले वाले वीडियो हैं उसे भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी कई विद्यार्थियों को डाउट थे। अगर आपके भी सिमिलर डाउट है तो आप वहाँ पर उसका आंसर पता कर सकते हैं, उसमें आंसर आप देख सकते हैं। तो अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।